हाँ जी, तो हम हिंदी व्याकरण के परिचय की बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने हिंदी भाषा के सामान्य परिचय, हिंदी भाषा और व्याकरण के सामान्य परिचय की बात की। उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, कल आपने पढ़ा था हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी क्या है? एक भाषा है और भाषा कहा जाता है परस्पर विचार विनिमय के माध्यम से व्यक्ति अपने मन के भावों को जिस माध्यम से प्रकट करता है और दूसरे के मन के भावों को जिस माध्यम से ग्रहण करता है वह उसकी भाषा कहलाती है। उसके बाद हमने भाषा की इकाई पढ़ी थी। भाषा की पहली इकाई पढ़ी थी ध्वनि। ध्वनि उसे कहा जाता है, ध्वनि अर्थात वह आवाज जो भाषा की सबसे लघु या छोटी इकाई होती है और जिसके अन्य खंड या टुकड़े करना संभव नहीं होता। ध्वनि की शर्त यह है, यह जो इकाई है वह मौखिक होती है। तो भाषा की पहली इकाई होती है ध्वनि, जो कि मौखिक रूप से व्यक्त की जाती है। भाषा की दूसरी इकाई आपने पढ़ी है वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहा जाता है। उसके बाद भाषा की तीसरी इकाई आपने पढ़ी है शब्द। शब्द कहा जाता है वर्णों के सार्थक समूह को, जिसमें एक वर्ण हो सकता है, वर्णों का समूह भी हो सकता है, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उसके बाद भाषा की सबसे बड़ी जो इकाई है या भाषा की सबसे अंतिम इकाई वह कहलाती है वाक्य। उसके बाद आपने पढ़ा था पद के बारे में। पद कहा जाता है जब किसी भी वाक्य में शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द हैं वे पद कहलाते हैं। अगर वाक्य की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक और सार्थक के अलावा होने चाहिए क्रमबद्ध। शब्दों के सार्थक और क्रमबद्ध को वाली इकाई वाक्य कहलाती है। एक बार हम इसको पुनः देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा की 4 या 5 इकाई हैं। सबसे पहली ध्वनि, यह एक मौखिक इकाई है। उसके बाद बात आती है वर्ण, जो कि लिखित इकाई है। उसके बाद आती है शब्द, यह वर्णों का सार्थक समूह होता है। उसके बाद बात आती है वाक्य, शब्दों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। उसके बाद बात करें पद की, वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पद कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बात आती है भाषा के सबसे छोटे इकाई की, जिसे आप ध्वनि या पद कहते हैं। तो आज का हमारा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा वर्ण विचार। हिंदी भाषा का जो सबसे पहला टॉपिक है या पहला बिंदु है उसे वर्ण विचार कहा जाता है। वर्ण की बात करें तो वर्ण को प्रयोग आप दो रूप से करते हैं। एक वर्ण का प्रयोग करते हैं ध्वनि के रूप में, एक वर्ण का प्रयोग वर्ण या अक्षर के रूप में। आपने अभी पढ़ा कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है ध्वनि। और जब इस ध्वनि को हम लिखित रूप प्रदान करते हैं, इसको विशेष चिन्हों के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, तो वही ध्वनि की जो लिखित रूप है ध्वनि का वह कहलाता है वर्ण। अब वर्णों की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में, आपकी जो हिंदी भाषा की वर्णमाला है इसमें लगभग कुल की बात करें तो कुल 52 वर्ण माने गए हैं सामान्य रूप से। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं तो आपका आंसर होगा 52। इन 52 वर्णों को मुख्य रूप से दो भागों में स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। उसके अलावा कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिन वर्णों को बाहर से ग्रहित किया गया है, तो दूसरी भाषा के उनको भी हिंदी भाषा में शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा में मुख्य वर्ण कितने हैं, उनकी संख्या मानी गई है 44। अगर पूछे कुल वर्ण कितने हैं तो 52 आएंगे। अगर पूछे मुख्य वर्ण कितने तो 44 आएंगे।
इन मुख्य वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। एक कहलाते हैं स्वर वर्ण और दूसरे प्रकार के कहलाते हैं व्यंजन वर्ण। ध्यान आपको रखना है, हिंदी वर्णमाला में मुख्य 44 वर्ण हैं। इन 44 वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उसके बाद बात करें संख्या की, स्वरों की संख्या है 11 और व्यंजनों की संख्या है 33। तो स्वरों को 11 यानी स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। तो सबसे पहले आज हम जो चर्चा करेंगे वे स्वरों के बारे में करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर की सामान्य परिभाषा ये है कि जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्णों को बोलने में हमारे मुख के अंदर की जो वायु है वह किसी भी उच्चारण स्थान को स्पर्श नहीं करती है, बिना घर्षण किए, बिना किसी अंग से टकराए अगर बाहर निकल जाती है तो ऐसी ध्वनियों को स्वर वर्ण कहा जाता है। जब उनका उच्चारण करेंगे वह कहलाएंगे ध्वनि और जब उनको हम लिपि चिन्ह प्रदान कर देंगे वे कहलाएंगे वर्ण। तो आपको याद रखना है, जिनका उच्चारण स्वर की शर्त का है कि इनका उच्चारण पहली बात तो स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। इनके उच्चारण में जो हवा है वह मुख में किसी अंग के साथ घर्षण नहीं करती है। घर्षण रहित वर्ण होते हैं, इन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। अब बात आती है स्वरों की संख्या की। आपने पढ़ा है स्वर संख्या 11 हैं। अब देखिए कौन कौन से वर्ण है। आपका छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद एक संस्कृत से जो स्वर लिया गया है वो है रे या रेजी कहा जाता है, जैसे छोटी ए, बड़ी ए, ओ और ओ। तो कामता प्रसाद ने हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 निर्धारित की है, लेकिन वर्तमान में एक अंग्रेजी का स्वर है जिसे ओ की ध्वनि, जैसे कॉलेज या नॉलेज शब्द में जो ओ प्रयोग में किया जाता है इसको भी अब हिंदी में शामिल किया गया है। अगर हम इस ओ को शामिल करेंगे तो हम रे को नहीं गिनेंगे, रे को संस्कृत के लिए छोड़ देंगे। अगर हम इसको शामिल नहीं करेंगे तो हम इस रे को गिनेंगे। अर्थात किसी भी स्थिति में अगर प्रश्न आ जाए तो आपको याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। तो दो आए, दो ई है, दो ऊ है, उसके बाद एक रे है, एडी आईएन ओ ओखली और औरत। अगर प्रश्न पूछा जाए ये जो स्वर है ओ, इसे कहा जाता है ग्रहित स्वर, अर्थात ये अंग्रेजी भाषा का स्वर है जो हिंदी में हिंदी भाषा ने ग्रहण कर लिया गया है। अब बात आती है स्वर्गों के वर्गीकरण की। इन 11 स्वरों को भी 2 या 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो है वह कहलाते हैं लघु स्वर। लघु का अर्थ है छोटा या फिर इसको कहा जाता है ह्रस्व स्वर, लघु या ह्रस्व। उसके बाद इसका जो दूसरा भाग है वह कहलाता है गुरु स्वर। गुरु का अर्थ है बड़ा, इसे आप कह सकते हैं दीर्घ स्वर। तो हिंदी भाषा में स्वरों के वास्तव में 2 ही प्रकार है, एक है लघु ह्रस्व या छोटा और दूसरा है गुरु दीर्घ या बड़ा। जबकि संस्कृत भाषा में स्वरों का जो तीसरा रूप चलता था वह उच्चारण के आधार पर चलता था और वह कहलाता था प्लत स्वर। आपको याद रखना है प्लत जो स्वर है वह हिंदी भाषा में प्रयुक्त नहीं होता है, उसको केवल उच्चारण रूप में किया जाता है, उसका लिखित रूप नहीं है। तो लघु, गुरु और प्लुत, देखिए क्या अंतर है। तो पहले जो 4 हैं जैसे छोटा आ, उसके बाद छोटी ई, उसके बाद छोटा ऊ और ऊ के बाद आपका रे। रे जो होता है वह हमेशा लघु होता है। रे का दीर्घ रूप संस्कृत भाषा में चलता है, हिंदी भाषा में केवल रे की मात्रा चलती है, रे चलता है। अर्थात लघु स्वरों की संख्या कितनी है? 4, आ, ई, उ और रे। उसके बाद आती है गुरु स्वर कह सकते हैं, दीर्घ स्वर कह सकते हैं या फिर बड़े स्वर कह सकते हैं और इनकी संख्या 7 है। ये आपका हो जाएगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, उसके बाद आपकी ए, आई, ओ और औ। इनकी संख्या मानी गई है 7।
आपको पुनः याद रखना है, हिंदी भाषा में केवल दो ही प्रकार के स्वर है, लघु या ह्रस्व, गुरु या दीर्घ। अगर बात करें पुलित स्वर की, देखिए पुलित स्वर का जो प्रयोग है वो संस्कृत में होता है, लेकिन हम किसी भी स्वर को, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, अगर उस स्वर का उच्चारण लंबे समय तक करते हैं तो वह स्वर पुलित में कहलाता है। जैसे आ है छोटा, आ का बड़ा रूप है ये बड़ा आ। अगर हम इस आ के पीछे और 3 का निशान लगा दें, अर्थात लघु स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है जैसे आ, गुरु या दीर्घ स्वर को बोलने में 2 मात्रा के बराबर समय लगता है जैसे आ। और यदि हम उस स्वर को और ज्यादा बढ़ावा दें और उसकी ध्वनि को विस्तारित कर दें तो वह कहलाता है प्लुत। अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, स्वर 3 प्रकार के हैं, लघु, गुरु और संस्कृत भाषा का प्लुत स्वर। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात आती है इनके उच्चारण की। इन स्वरों का जो उच्चारण है वो किस किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से अंग हैं। तो जब आप उच्चारण स्थान पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से आपके 5 उच्चारण स्थान है। एक सबसे पहले आप पढ़ेंगे कंठ, कंठ के बाद आप पढ़ेंगे तालु, तालु के बाद आप पढ़ेंगे मूर्धा, मूर्धा के बाद आप पढ़ेंगे ओष्ठ और ओष्ठ के बाद आप पढ़ेंगे नासिका। उसके बाद यहाँ पहले आएगा दंत और जो अनुस्वार है वे आएंगे नासिका के अंदर। मुख्य रूप से उच्चारण स्थान 5 प्रकार के होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत और नासिका। नासिका में अनुनासिक जैसे आपके अणिक खाली, नानल, मामसली, अनुस्वार और अनुनासिक प्रकार के आते हैं। अब इन स्वरों की बात करें तो आपका सबसे छोटा आ और बड़ा आ ये आपके कंठ से बोले जाते हैं, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान माना जाएगा कंठ। तालु की बात करें, छोटी ई और बड़ी ई ये बोली जाती है तालु से। मूर्धा की बात करें, आपका जो रे ऋषि है, रारसी और ऋषि दोनों मूर्धा से बोले जाते हैं। ओष्ठ की बात करें, उ उल्लू और उ, इन दोनों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उसके बाद दंत की बात करें, दंतों में किसी भी स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। नासिका की बात करें, अगर हम किसी भी स्वर के ऊपर या तो बिंदी लगामें या चंद्र बिंदी लगामें, जैसे मान के हम लेके अंकित, तो जो अंग अंगूर है, आ के ऊपर जो अनुस्वार लगा है इसका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी किया जाएगा। तो स्वरों को उच्चारण स्थान के आधार पर हमने 5 भागों में बांटा है। उसके अलावा बात आती है ए, एड़ी और अवरोध की। अब देखिए ये जो ए है ये बनी है छोटे आ और ए से मिलकर, छोटे आ और छोटी ई। उसी प्रकार जो आई ऐनक है ये बनी है ए एड़ी और आ से। चलिए फिर आ लिखते हैं आ और ए से। तो देखिए आ का उच्चारण स्थान है कंठ, ई का उच्चारण स्थान है तालु, अर्थात ये जो दोनों हैं इनका उच्चारण स्थान कहलाएगा कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों को मिलाकर। उसी प्रकार आपकी ओ है और आपका ओ है, तो देखिए ये मिलकर बना है आ और ऊ से, और ये मिलकर बना है ओ प्लस आ से या आ प्लस ऊ से। अब देखिए आ का उच्चारण स्थान है कंठ और ऊ का जो उच्चारण स्थान है वह है ओष्ठ, तो दोनों को मिलाकर जो बनती है वह बनती है कंठोष्ठ। तो जो 4 लास्ट के जो दीर्घ वर्ण है एड़ी, अय्यनक, ओखली और अवरोध, इन चारों का उच्चारण स्थान इनमें शुरू के 2 का है कंठ तालु और इन 2 का है कंठोष्ठ। एक बार इसको रिवीजन करेंगे फिर बाद में देखेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले वर्ण विचार की बात करें, वर्ण में सबसे पहले आती है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे ध्वनि कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वह कहलाती है ध्वनि। अगर उस ध्वनि को हम लिखित रूप प्रदान करें तो वह कहलाएगा आपका वर्ण। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या मानी गई है 52, 52। हिंदी भाषा में मुख्य जो कुल वर्ण है उनकी संख्या मानी गई है 44,
44 वर्णों को 2 भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या है 11, व्यंजनों की संख्या है 33। उसके बाद बात करें स्वरों की परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के अंदर से स्वतंत्र रूप से निकलती है, अर्थात इनको बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, इनको बोलने में कोई भी घर्षण नहीं होता है, ऐसे वर्ण, ऐसी ध्वनियों को स्वर ध्वनि कहा जाता है। स्वरों की संख्या 11 है, आपने पढ़ा है। छोटा आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, ए, ऐ, ओ, और। उसके बाद बात करें अंतिम स्वर की, जिसे हमने ग्रहित स्वर कहा है, इसे अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में ग्रहण किया गया है। उसके बाद इन 11 स्वरों को 2 भागों में बांटा है मुख्य रूप से। पहला है लघु स्वर, लघु अर्थात छोटा, जिसे ह्रस्व कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 4 है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। उसके बाद बात करें दीर्घ स्वर, जिसे गुरु स्वर भी कहा जाता है, इनकी संख्या 7 है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए एड़ी, ए ऐनक, ओ ओखली और अ औरत। उसके बाद जब किसी स्वर का उच्चारण लंबे समय तक किया जाता है तो वो कहलाता है प्लुत। उसके बाद हमने बात की उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान की बात करें तो आ का उच्चारण माना जाएगा कंठ, ई का माना जाएगा तालु, रे का माना जाएगा मूर्धा, उ का माना जाएगा ओष्ठ। उसके अलावा अनुस्वार का माना जाएगा नासिका, जबकि ए एड़ी और ऐनक ये दोनों को माना जाएगा कंठतालु और ओ ओखली और औरत का माना जाएगा कंठोष्ठ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में हम बात करेंगे।